नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिमला में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक। विधायकों ने सरकार के सामने रखी अपनी प्राथमिकताएं। विपक्ष की बात न सुनने के आरोपों पर सीएम ने किया पलटवार। कहा, हमने पूरे प्रदेश के लिए काम किया और करते रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का 3 साल का कार्यकाल पूरा। कहा, 3 साल में पार्टी हुई सशक्त। उपचुनाव में हुई हार से भाजपा आहत जरूर हुई, लेकिन अभी भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती। एकजुट होकर लड़ेंगे आगामी चुनाव। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों के पक्ष में उतरे नेता प्रतिपक्ष। सरकार को किसी भी कर्मी को न निकालने की दी चेतावनी। कहा, जब सब कुछ सरकार का तो कंपनी कर्मियों को क्यों निकाल रही है। ठेकेदार खा रहे दलाली, खत्म होनी चाहिए ठेकेदारी प्रथा। और बिलासपुर के कोठीपुरा एम्स में बन रहे इलेक्ट्रिसिटी हाउस के पास पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड। 2 मजदूर दबे, एक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो आ रही है बिलासपुर के कोठीपुरा से, जहां पर एम्स साइट पर बड़ा हादसा हुआ है। जहां एम्स में बन रहे इलेक्ट्रिसिटी हाउस के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड की चपेट में वहां काम कर रहे 2 मजदूर आ गए, जिनमें से एक मजदूर मलबे में पूरी तरह से नीचे दब गया, जबकि तीसरा मजदूर जो वहां पर काम कर रहा था बाल बाल बचा। हादसे में घायल हुए दोनों मजदूरों को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां पर एक मजदूर की हालत काफी गंभीर थी और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिला बिलासपुर के कोठीपुरा से, जहां एम्स में बन रहे इलेक्ट्रिसिटी हाउस के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई विधायक प्राथमिकता बैठक में आज शिमला में 7 जिलों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए विकासात्मक परियोजनाओं को सरकार के सामने रखा, ताकि आने वाले बजट सत्र के दौरान सरकार इन परियोजनाओं और योजनाओं को बजट सत्र में शामिल कर धन आवंटन कर सके। 2 सत्र में चलने वाले इस विधायक प्राथमिकता बैठक में 5 जिलों के बाकी विधायक भी अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे। वहीं बैठक के पहले सत्र के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विधायक प्राथमिकता की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं बैठकों के जरिए विधायक अपने क्षेत्र की योजनाओं को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा लगाए गए उन आरोपों को गलत बताया कि सरकार में विपक्ष की बातों को सुना नहीं जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो फर्स्ट फेज हमारा बैठक का अभी पूरा हुआ, अब इसके बाद सेकंड हाफ की मीटिंग चलेगी। लंबी हुई बैठक वैसे, और हमने किसी विधायक को रोका भी नहीं, क्योंकि सबने विस्तार से अपने क्षेत्र की बात कही है। महत्वपूर्ण है, देखिए इसी में तय होती है कि आपकी नाबार्ड की स्कीम कौन सी होगी, इसी में तय होती है आपके विधायक प्राथमिकता की स्कीमें क्या होंगी, प्रायोरिटीज क्या होंगी, और उसके मुताबिक आगे स्कीमें बन करके तैयार होती हैं। उसके बाद उसके लिए स्वीकृति आती है और उसके बाद पैसा आने के बाद वो काम होता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। मैंने उनको आज आंकड़े दिए हैं, मैं उस सारी बात को लेकर के अब कहने नहीं चाह रहा हूं। जहां जितना पैसा उन्होंने 4 सालों में जो है वो विधायकों की प्रायोरिटीज के हिसाब से और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो खर्चना था, हमने उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है, कई गुना ज्यादा स्कीमें उनको दी हैं। तो इसलिए उनकी व्यवस्था मजबूरी होगी, जो कहना वो कहते रहे, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम किया है और पूरे हिमाचल के विकास के लिए काम करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सुन्नी में गौ सदन का उद्घाटन किया। इस गौ सदन का निर्माण 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को आश्रय देने और उनके लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि में
प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारण्य एवं गौ सदनों की स्थापना व उनके रखरखाव के लिए 31 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए हैं। गौ सदन का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी उपस्थित सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 2 करोड़ 22 लाख की लागत से ये गौ सदन आपका सुन्नी में बन करके तैयार हुआ है। श्रद्धा का भाव और सेवा का भाव अगर समाज के बीच में अगर आज की तारीख में भी जागृत है, बचा है, तो हमको ऐसे पुण्य के काम में आगे बढ़कर के सहयोग देने के लिए आना चाहिए। और इसलिए मैं सुन्नी के सभी भाई और बहनों से भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुण्य के काम में आप भी जुड़े। सरकार की ओर से हमने व्यवस्था की है, जितने भी इस प्रकार के गौसदन में हमारी गाय होंगी उनके लिए 500 रुपए देने का प्रावधान ये भी हिमाचल प्रदेश की सरकार में पहली बार हुआ। आप सब लोग इस पवित्र कार्य में जुड़े हैं और इस पवित्र कार्य को हमको आने वाले समय में और तेज गति से आगे बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश में चलने वाली आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 के एम्बुलेंस कर्मचारियों को नई कंपनी द्वारा नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कंपनी ने सभी कर्मियों को बर्खास्तगी पत्र थमा दिए हैं। वहीं सोमवार को इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और नई कंपनी में भी पुराने कर्मियों की तैनाती देने की गुहार लगाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को कंपनी से बात करने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पूर्णचंद ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ये 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी है जिन्होंने पिछले 11 सालों से जो है अपनी सेवाएं दी हैं और इन्होंने कोरोना में जो सबसे बढ़िया जो भयंकर बीमारी थी कोरोना, उसमें इन्होंने जो है आज पूरे के पूरे लोगों ने जो है 5-5 6-6 बार पॉजिटिव आने के बाद भी अपनी सेवाएं दी है। और आज जो है सरकार के द्वारा जो है नई कंपनी को टेंडर दिया गया है। नई कंपनी ने जो इन सभी लोगों को जो बाहर निकाल दिया है और ये 11 सालों की जो इनकी मेहनत है, 11 साल जो इन्होंने काम किया है, उसको दरकिनार करके जो है कंपनी ने नए लोगों को जो है रखने का जो है वो शुरुआत की है और नए लोगों को जो है इस वक्त ऑफर लेटर दिए हैं और ज्वाइनिंग लेटर पूरे हिमाचल में किसी को नहीं दिया है। तो यही हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी है बात कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके लोग हैं, आपके ही लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैं बात करता हूं, अब देखते हैं वो क्या बात करते हैं, मगर हमारे कर्मचारी जो है बिना ज्वाइनिंग लेटर लिए कोई नहीं यहाँ से जाएगा। पूरे हिमाचल के जो लोग, अभी बाकी लोग भी आ जाएंगे। अब ये सभी कर्मचारियों को, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है और उन लोगों ने जो अपना बेस्ट दिया है तो वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये सरकार है, सरकार अगर नहीं सुनती है तो भैया हम जाएंगे किसके पास? न्यायालय से हमारे को मिला हुआ है सब कुछ, न्यायालय से जीत के आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे को नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से भी इन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मुलाकात की और अपनी समस्या सामने रखी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने एम्बुलेंस कर्मियों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि पिछले 10 साल से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को निकालना गलत है। जब सरकार सभी गाड़ियां और पूरा सेटअप नई कंपनी को दे रही है तो जो कर्मी पहले से काम कर रहे थे उन्हें ही कंपनी को रखना चाहिए। अग्निहोत्री ने कहा कि जब सरकार पैसा दे रही है और ठेकेदार सिर्फ दलाली खा रहे हैं, यह प्रथा खत्म होनी चाहिए और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये 108 एंड 102 जो सर्विसेज है, ये प्रदेश की बैकबोन है और पेशेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सेकेंडली, कोरोना के टाइम में जो रोल इन्होंने प्ले किया है उसको देखते हुए इनको सड़क पे करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इतना 2 साल से जो समय चल रहा है, नाजुक समय था, संवेदनशील टाइम था, उस टाइम में इन्होंने गाड़ियों में चले, उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने जो है कोरोना पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए और उनके इलाज किए। आज अगर कंपनी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन पावर सड़क पे आ जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त से बाहर बात है कि आप अगर गाड़ियां हैंड ओवर कर रहे हैं तो मैन पावर भी साथ में जाएगी। और वैसे तो हिमाचल प्रदेश में ये मसला जो है अब इसका वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए। जो ठेकेदार के माध्यम से जो सर्विसेज की जा रही हैं उसमें पैसा सरकार का, बच्चे प्रदेश के, ठेकेदार दलालियां खा रहे हैं।
और बड़े पैमाने पे जो है पैसा जो है ये खा रहे हैं दलाल लोग जो है, कभी किसी प्रदेश से आ जाएगा, कभी किसी प्रदेश से आ जाएगा। इनके नाम बड़े हैं, नाम बड़े लेकिन दर्शन जो है छोटे जो है, और छोटे भी क्या खोटे। ये हाल है कि अब इनको पूरा पैसा सरकार दे, जितना पैसा कोष से रिलीज हो रहा है पूरे का पूरा पैसा इनको मिलने का कोई नीति अख्तियार की जानी चाहिए। जब गाड़ियां हमारी हैं, तंत्र हमारा है, व्यवस्थाएं हमारी हैं, सिर्फ रनिंग का कॉन्ट्रैक्ट इनको आप दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, उसमें भी हिमाचल के कोई कंपनी नहीं आपको नज़र आ रही है। और इतने लोग जो है 10-10 साल से सेवाएं दी हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हो चुके हैं, उनको पालना है, सारे परिवारों वाले लड़के हैं ये। इन्होंने ऐसे एकदम वन फाइन मॉर्निंग आप उनको सड़क पे लाके खड़ा कर दो, ये कल्याणकारी सरकार के तरीके नहीं है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का आज 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके पर आज शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए राठौर ने कहा कि पिछले 3 साल में उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय बनाया जाए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस आज एक सशक्त पार्टी बनकर उभरी है, जिससे नगर निगम व उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त दी। साथ ही राठौर ने कहा कि कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए कि इन हार से भाजपा आहत जरूर हुई है, मगर अभी भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। इस दौरान राठौर ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया और कहा कि आने वाले समय में भी कांग्रेस एकजुट होकर आगे बढ़ेगी और चुनाव लड़ेगी। वहीं अपने चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि हाईकमान अगर उन्हें टिकट देती है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। मेरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। आज ही के दिन मैंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला था और ये 3 वर्ष बहुत संघर्ष के रहे हैं। हमने रात दिन मेहनत की है, संगठन को एकजुट किया है और उसी का नतीजा रहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया है। और अभी जो चुनाव हुए, इन 4 चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसका पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रशंसा कर रहे हैं। इससे पूर्व जो 4 नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें भी हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बराबरी की और 2-2 पे कांग्रेस पार्टी 2 पे जीती, 2 पे भारतीय जनता पार्टी जो है जीती है। इसी तरह से हमारा जो ये कारवां है ये आगे बढ़ता रहेगा। हमें एकजुट होकर, इकट्ठे होकर अभी जो शिमला नगर निगम का चुनाव है उसे पहले लड़ना है, वहाँ जीत हासिल करनी है और उसके बाद हमारा जो अगला लक्ष्य है वो 2022 में विधानसभा का चुनाव है और निश्चित तौर पे हम ये चुनाव जीतेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं के डंगार पंचायत के चौखड़ा क्षेत्र में इलाका वासियों को विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री ने 4 लाख रुपए की लागत से बने संपर्क मार्ग, 3 लाख रुपए से बने महिला मंडल भवन और 3.5 लाख रुपए से बने युवक मंडल भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत सतलुज नदी से 53 करोड़ रुपए की लागत से बन रही महत्वाकांक्षी पेयजल योजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस पेयजल योजना में मैहरन में 7 लाख लीटर और लदरौर में 4.5 लाख लीटर पेयजल टैंकों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इन दोनों टैंकों को आपस में जोड़ने का कार्य भी चल रहा है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस योजना के पूरे होने पर क्षेत्र में अनेक पेयजल योजनाओं को भरपूर मात्रा में पेयजल मिलेगा और पूरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। दूर नहीं जाना, आप अपने घुमारवीं विधानसभा का सैंपल ही उठाकर देख लीजिए। आज क्षेत्र की कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पर काम नहीं हुआ है। आपके डगार से लदरौर वाली सड़क हमने 1 साल के भीतर भीतर इसको बढ़िया अपग्रेड करके आपको दे दिया था।
आपकी चोखना से बद्दाघाट वाली सड़क, इस पर 3 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आने वाले गर्मी के सीजन में आपकी डंगार से दखयूत चोखना तक की सड़क, इसमें टारिंग फिर से होगी। और आपके लिए, इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात जो है, आपके चोखना से मुंडकर, डलो और पार दखेड़ा के साथ जो है आपको मिलाने का काम शुरू हो गया है। उस सड़क का भूमि पूजन हो गया, टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है। आप कहीं भी जाइए, बरठी जाना यहां से सीधे जा सकते हैं, आप हमीरपुर जाना सीधे जा सकते हैं। और 5.5 करोड़ रुपए जो है इस सड़क पर जो है खर्च होंगे, 5.5 करोड़ रुपए। बढ़िया नाबार्ड के तहत अच्छी बढ़िया सड़क आपको बनकर तैयार होगी। इसके अलावा क्षेत्र आप देख रहे होंगे, पड्याड़क से लेकर भराड़ी की सड़क, लदरौर की सड़क बाया भराड़ी, 82 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुआ है। युद्ध स्तर पर काम दिन रात चला हुआ है। जैसा कि आप कहीं जीटी रोड पर जाकर देखते थे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरियां जहां काम करती थी, आज वो आपके घर द्वार पर आकर वैसी मशीनरी काम कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी रिटेनिंग बाज जिसको कभी सोची भी नहीं थी कि इतनी बड़ी बड़ी रिटेनिंग बाज यहां भी लगेगी, कभी हमारे इलाके में भी लगेगी। आज आपके इलाके में भी वो विकास के कार्य चले हुए हैं। जिला कुल्लू के भुंतर वैली ब्रिज का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। भुंतर सुधार समिति इस मामले को लेकर अब उग्र हो गई है और उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि उन्हें झूठे आश्वासन ना दिए जाएं। दरअसल भुंतर वैली ब्रिज को चौड़ा करने के लिए भुंतर सुधार समिति के सदस्यों ने सोमवार को डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात की। डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए समिति के सदस्यों ने मांग रखी कि इससे पहले भी प्रशासन ने उन्हें मात्र आश्वासन ही दिए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। भुंतर सुधार समिति के सदस्यों का कहना है कि वैली ब्रिज को चौड़ा करवाने के लिए वे सत्याग्रह भी कर चुके हैं और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा जा चुका है, लेकिन क्या कारण है कि उनकी इस मांग को अनसुना किया जा रहा है। हमने पहले भी 16/12/2021 को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को तहसीलदार भुंतर के माध्यम से ज्ञापन भेजा था भुंतर ब्रिज को लेकर, लेकिन हमें वहाँ पर जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिली थी। फिर हमें दोबारा जो है आज जो है डीसी महोदय के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को हमने ज्ञापन भेजा है कि भुंतर पुल के बारे में जो भी इसका निर्माण कार्य की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ किया जाए, जल्दी किया जाए, ताकि जो है भुंतर वासियों को जो है जो जाम की जो समस्या है उससे निजात मिल सके। तो इसलिए आज डीसी साहब ने हमें इसका जो है आश्वासन दिया है कि इसकी जो है कार्रवाई चल पड़ी है कि जैसे ही हमारे को जो है बजौरा से क्लोजर मिलता है तो हम तब जो है इसको पुल को उखाड़ सकते हैं और उसके बाद जो है ये कार्य शुरू हो जाएगा। मंडी जिला की बलह पुलिस ने 3 चोरी की वारदातों को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपयों का चोरी का सामान भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान योगराज निवासी रठोहा, हैप्पी निवासी कुम्मी और अमित निवासी कुम्मी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए से अधिक कीमत के चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। 3 लोगों को अरेस्ट किया है जो तीनों 20s में अपने एज के हैं और बल क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन 3 लोगों के पास से हमें एक लैपटॉप, एक डिजिटल कैमरा, 8 मोबाइल फ़ोन और जो खाना बनाने के बर्तन हैं उनकी रिकवरी हुई है। और इसमें कुछ मोबाइल फ़ोन जो ऑलरेडी हमारी शिकायत में दर्ज नहीं थे उनकी भी हमें इनके पास से बरामदगी हुई है, जिनके ओरिजिनल मालिक जो है, असली मालिक है, उनको हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको उनसे एसोसिएट किया जाए इन्वेस्टिगेशन में। और ये जो 3 एक्यूज जिसमें अरेस्ट है, इनको कानूनी प्रक्रिया के तहत इनसे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ की गई है। और जो भी लिंक्स और आगे के हमारे कनेक्शन इसमें निकल रहे हैं उसको हम कुछ और केसेस में भी लीड्स की हमें ज़रूरत है और कुछ और इनके उसी क्षेत्र के जो अनसुलझे केसेस हैं उसमें भी हम इनके द्वारा प्राप्त जानकारी को यूज में ला रहे हैं। पिछले शुक्रवार से उपमंडल कंडाघाट का नागरिक चिकित्सालय 48 घंटे के लिए बंद किया गया था, जिसकी सेवाएं आज सुबह फिर से शुरू कर दी गई हैं। वहीं ओपीडी सेवा के साथ साथ एक्सरे, ब्लड टेस्ट भी रोजाना की तरह शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की सभी सेवाएं भी जो पिछले 24 घंटे से बंद पड़ी थी अब शुरू हो चुकी हैं। अस्पताल खोलने से पहले नागरिक चिकित्सालय कंडाघाट को पूर्ण तौर पर सैनिटाइज किया गया
आपको बताते चलें कि पिछले 48 घंटे से नागरिक चिकित्सालय में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसकी वजह से सिविल हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। वहीं सेवा शुरू करने के बाद डॉक्टरों ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जो भी कोरोना की गाइडलाइंस समय समय पर विभाग द्वारा दी जा रही हैं, उनका सख्ती से पालन करें। अंकित जिष्टू, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट से बात कर रहा हूँ। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि 3 दिन पहले शुक्रवार को हमारा काफ़ी स्टाफ यहाँ पे कोविड का जो रैट टेस्ट हुआ था उसमें पॉजिटिव पाया गया था, जिसमें कि 2 वार्ड सिस्टर और 1 फार्मासिस्ट और हमारे डॉक्टर तो पहले से ही कोविड पॉजिटिव थे। तो इन सब को देखते हुए हमने एहतियात के तौर पे जो पूरा अस्पताल को सैनिटाइजेशन जो प्रोसेस चलता है 48 घंटे के लिए, शनिवार और इतवार को यहाँ की रूटीन ओपीडी जो सर्विसेज थी वो यहाँ पे रोक दी गई थी। पर जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, लेबर रूम सर्विसेज थी, वो सारी कंटिन्यू थी और डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध थे सैटरडे संडे के लिए भी। और आज हमने रूटीन ओपीडी सर्विसेज को भी मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया और हमारी 50-60 की ओपीडी भी चल रही है और इमरजेंसी सर्विसेज हमारी निरंतर यहाँ पे काम कर रही है। और आगे के लिए हम ये है कि एहतियात तो हेल्थ केयर स्टाफ जो प्रोवाइडर्स है सारे, वो तो पूरा कोविड की जो सारे प्रोटोकॉल्स है फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो भी इस चीज़ को सीरियसली ले और अपना मास्क पहने और अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो अब तो काफ़ी टाइम हो गया है तो उसको पूरा फॉलो करते रहें। और अब आखिर में बात करते हैं कुल्लू जिला के नए उभरते पर्यटन स्थल लग घाटी की, जो पर्यटकों की नई पसंद बनता जा रहा है, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। जिला कुल्लू के मनाली व बंजार के पर्यटन क्षेत्र काफी तेजी से उभर चुके हैं, तो वहीं अब कुल्लू की लग घाटी एक और पर्यटन स्थल के रूप में उभर रही है। लग घाटी के डायनासोर व गोरू डुग आदि इलाकों में जहां बर्फबारी काफी अधिक होती है, यहां पर पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, युवा पर्यटन कारोबारी इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं, जिसके चलते देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। लग घाटी के डायनासोर व गोरू डुग इलाके इन दिनों बर्फबारी से लदे हुए हैं और बर्फ देखने की चाहत सैलानियों को यहां खींच रही है। स्थानीय जो जितने भी हमारे लड़के हैं वो अपने अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे डेस्टिनेशन को, जितनी भी लग घाटी की डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जहाँ तक मैं गोरू डुग की बात करूँ, आज की डेट में 3 फुट के आसपास बर्फ पड़ी है। रिसेंटली पिछले कल मैं भी वहाँ जाके आया हूँ, तो वहाँ पे कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं अभी हमारे गोरू डुग में। तो गोरू डुग ऐसा डेस्टिनेशन है जो सोलंगनाल के बाद दूसरा सबसे अच्छा जो डेस्टिनेशन है। तो वहाँ पे लोकल लोग कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, गांव से लेकर टेंट ले जाते हैं और वहाँ लगाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब रोज़गार कमा रहे हो। कि हमारे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और अगर मैं अप्रोक्सीमेशन बताऊं तो ये 1 से 1.5 फीट बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा डायना माउंटेन है और डायना माउंटेन के 1 किलोमीटर के लगभग पीछे डायना लेक है, जो कि एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है और यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर भिन्न भिन्न जगहों से आते हैं। और इस तरफ अगर आप देख सकते हैं तो वो जो टॉप सामने आपको दिख रहा है, ये जो टॉप है इसका नाम है गद्दी टॉप। गद्दी माने वो लोग जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं। और इस गद्दी टॉप के उस पार जो है हिमरी नाम की जगह आती है। और अगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिमरी जगह का पता नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि एप्पल वैली जो मनाली वाली जो बेल्ट है वो यहाँ पर आती है। लग घाटी में बढ़ रही पर्यटन गतिविधियां जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है, तो वहीं पर्यटकों को भी यहां पर खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।